गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए करते हैं हमारी क्लासेस को कंटिन्यू। जो मानव रोग ह्यूमन डिजीज वाला टॉपिक चल रहा था हमारे, और पिछली क्लास तक हमने जीवाणु जनित रोगों को कंप्लीट पढ़ लिया था, जिसके अंदर मैंने पहले जीवाणु जनित रोगों की आपको ट्रिक बताई कि किस प्रकार याद करना है कि कौन सा रोग है वो जीवाणु जनित है। और उसके बाद हमने एक एक करके सारे जीवाणु जनित रोग, उनके रोग कारक, उनके अगर कोई स्पेशल टीके लगते हैं वो टीके, और उनसे प्रभावित अंगों के बारे में पढ़ा था। और संक्रामक रोगों के अंदर मैंने आपको 5 प्रकार के रोग बताए थे। जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल डिजीज, विषाणु से होने वाले यानी वायरस से होने वाले, प्रोटोजुआ जनित, हेलमिंथी जनित और कवक जनित या फंगस से होने वाले। तो जीवाणु जनित यानी फर्स्ट जो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है वो हमारे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विषाणु जनित या वायरल डिजीज। तो अगला रोग है विषाणु जनित। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो भी ये रोग है इनको याद करने के लिए सबसे पहले मैं ट्रिक बताऊंगी कि कौन सा रोग किसके कारण होता है। तो जो विषाणु जनित रोग की ट्रिक है वो बता रही हूं मैं। इसकी ट्रिक है रेखा हमें हिट करके फ्लू से पीछे या पोएचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके फ्लू से पोएचे छोड़ गई। इसके अंदर देखिए जो करके और से है इसको आपको हटा देना है क्योंकि इनसे कोई रोग नहीं है। रे से क्या होगा? रे से होगा रेबीज। रेबीज रोग जिसका संक्रमण कुत्ते के काटने से होता है। खा से होगा खसरा। ऐसे होगा हर्पीज। में से होगा मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाती है। हमारे ब्रेन के चारों तरफ 3 प्रकार की झिल्लियां होती है, पायामेटर, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड। तो उन झिल्लियों में सूजन आ जाएगी, सर दर्द रहने लगता है, तो इस रोग को क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। हीट में ही से होगा हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस या इसे हम क्या बोल सकते हैं? पीलिया। टे से हो गया ट्रेकोमा। ये जो फ्लू है इसे 3 प्रकार के फ्लू होंगे, स्वाइन फ्लू, आई फ्लू और तीसरा है बर्ड फ्लू। ये दोनों आंखों की बीमारी है। पो से होगा पोलियो। ए से होगा एड्स। चे से होगा चेचक। छो से होगा छोटी माता। डे से होगा डेंगू, डेंगू बुखार। गे से होगा गलसुआ और ई से होगा इन्फ्लुएंजा, एक प्रकार का जुकाम होता है। तो ये हमारे ट्रिक सहित विषाणु जनित रोग। रेखा हमें हिट करके फ्लू से पोएचे छोड़ गई। करके और से कोई रोग नहीं है, कट कर देना, दिमाग से याद करो तब। रे से होगा रेबीज। खा से होगा खसरा। है से हर्पीज। में से मेनिंजाइटिस। ही से हिपेटाइटिस या जिसको पीलिया बोलते हैं। टे से होगा ट्रेकोमा। फ्लू से 3 प्रकार के फ्लू, स्वाइन फ्लू, आई फ्लू और बर्ड फ्लू। पो से पोलियो। ए से एड्स। चे से चेचक। छो से छोटी माता। डे से डेंगू। गे से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। ये विषाणु जनित रोग की ट्रिक है, नोट कर लीजिए। तो अब हम विस्तार से एक एक रोगों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेबीज रोग। सबसे पहला है रेबीज रोग।
रेबीज रोग का जो रोग कारक है, पिछली क्लास में भी बताया था, अभी बता रही हूँ, ज्यादा रोग कारक इंपॉर्टेंट जीवाणु जनित के थे, इसमें कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं स्टार मार्क लगा दूंगी, बाकी अगर आप याद करना चाहो तो ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताती जाऊंगी। इसका रोग कारक है रेबडो वायरस। रेबडो वायरस। इस रोग का लक्षण क्या है? देखिए, रेबीज रोग कब होता है? जब रेबीज रोग से संक्रमित ये जो वायरस है ये कुत्ते के अंदर पाया जाता है। रेबीज के वायरस जिस कुत्ते के अंदर होगा वो संक्रमित होगा। अगर वो कुत्ता स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है? रेबीज रोग हो जाता है। अब उस व्यक्ति को बुखार आता है और साथ ही पानी से डर लगने लगता है उसको। पानी को विज्ञान की भाषा में हाइड्रो, केमिस्ट्री से हाइड्रो वर्ड आया है इसके लिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु होता है इसके अंदर। तो हाइड्रोफोबिया यानी जिसको पानी से डर लगता है उसको क्या बोलता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो यानी पानी और फोबिया, फोबिया का मतलब है किसी भी चीज से डर। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना। तो रेबीज रोग के अंदर संक्रमित व्यक्ति को पानी से डर लगता है, तो इस रोग का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। क्वेश्चन आता है हाइड्रोफोबिया का रोग कारक है, यह क्वेश्चन पूछ लिया। रेबीज रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? तो ध्यान रखना, रेबीज रोग का संक्रमण कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, तो इसमें लक्षण क्या है? बुखार आएगा प्लस पानी से डर लगेगा उस व्यक्ति को, और इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया। और इसका संक्रमण किसके द्वारा होगा? संक्रमित कुत्ते के काटने से। संक्रमित कुत्ते के काटने से। रेबीज रोग का संक्रमित कुत्ता सामान्य भाषा में हिडकियो कुत्ते बोल लिया करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, रेबीज रोग का संक्रमण किसके द्वारा होगा? कुत्ते के काटने से होगा, संक्रमित कुत्ते के काटने से होगा, नॉर्मल कुत्ते के काटने से नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि रेबीज रोग के रोगी को पानी से डर लगता है, जिसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। इसलिए रेबीज रोग को और क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं। पहला रोग हो गया रेबीज रोग। उसके बाद दूसरा है रेखा, खा से खसरा। खसरा, खसरा रोग है। इसका रोग कारक है, इसका रोग कारक है मोरबेली वायरस। बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है मोरबेली वायरस। इसका लक्षण क्या है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बुखार आता है प्लस शरीर पर लाल दाने उभर जाते हैं। बस 2 पॉइंट है खसरे के और इंपॉर्टेंट, शरीर पर लाल दाने उभर जाना और बुखार आना किस रोग का लक्षण है? खसरा रोग का। अगला है हर्पीज रोग। रेखा हमें, हमें से रेखा हमें से एक तो मैंने बताया था हर्पीज रोग और एक था मेनिंजाइटिस रोग। इसका जो रोग कारक है इसके नाम जैसा ही है, रोग कारक है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। इसमें क्या होता है कि जो जनन अंग होते हैं उनके अंदर दर्दनाक फफोले हो जाते हैं। ठीक है, तो लक्षण है जनन अंगों में दर्दनाक फफोले। मेनिंजाइटिस रोग, इसका रोग कारक इसके नाम के जैसा ही मेनिंजाइटिस वायरस। इसलिए मैंने बताया वायरस के जो रोग कारक है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इतना ही ध्यान रखना है, मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है कि हमारे ब्रेन के बाहर 3 प्रकार की झिल्लियां हो जाती है। उन झिल्लियों में इसके इन्फेक्शन से सूजन आ जाती है और व्यक्ति का सर दर्द रहता है। यानी मस्तिष्क की
झिल्लियों में, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आना किसका लक्षण है? मेनिंजाइटिस रोग का लक्षण। नोट कीजिए। अगला रोग हम पढ़ते हैं, हमें हिट हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस और ट्रेकोमा। तो देखिए हिपेटाइटिस या इसे हम क्या बोलते हैं? पीलिया। इसका रोग कारक यही है, हिपेटाइटिस वायरस है। सामान्य इसे रोग का नाम पीलिया, लेकिन वायरस के नाम पर इसको हिपेटाइटिस भी बोलते हैं। तो रोग कारक है हिपेटाइटिस वायरस। क्या नाम है? हिपेटाइटिस वायरस। इस देखिए, जब मैं आपको रक्त पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था प्लाज्मा, और मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा के अंदर एक वर्णक आता है यकृत द्वारा स्रावित, जिसका नाम है बिलीरुबिन। वह बिलीरुबिन नॉर्मल मात्रा में स्रावित होता है तब प्लाज्मा को हल्का पीला रंग देता है, यानी बिलीरुबिन का काम है रंग पीला देना। जब यकृत के अंदर गड़बड़ी हो जाए तो वो ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन निकालने लगता है, और ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन निकलेगा तो प्लाज्मा तो थोड़ा सा लेगा क्योंकि उसको हल्का पीला रंग ही चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा बिलीरुबिन बच जाता है, ज्यादा बना हुआ है, वो हमारी आंखों में, नाखूनों पर, त्वचा पर जाकर जमने लगता है और पूरे शरीर का रंग कैसा हो जाता है? पीला। उस रोग को क्या बोलते हैं? पीलिया। यानी हिपेटाइटिस वायरस का लीवर के अंदर इन्फेक्शन होते ही शरीर का रंग कैसा हो जाएगा? पीला, और उसे हम क्या बोलेंगे? पीलिया। तो प्रभावित अंग कौन सा होगा? यकृत। प्रभावित अंग यकृत। ये जो हेपेटाइटिस वायरस है ये 5 प्रकार का होता है, ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से जो बी और सी है इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है? इसका संक्रमण होता है रुधिर के द्वारा, यानी रक्त के द्वारा। और जो ए, डी और ई है इनका संक्रमण किसके द्वारा होगा? इनका संक्रमण होगा दूषित जल के द्वारा, दूषित जल से। तो ध्यान रखना, हिपेटाइटिस वायरस 5 प्रकार का। अगर हिपेटाइटिस बी है या हिपेटाइटिस सी है तो वो रक्त के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में चला जाएगा, और ए, डी है तो इसका संक्रमण किसके द्वारा होगा? दूषित जल से। तो ये हीट। अगला रोग का जो रोग है वो है ट्रेकोमा। अगला रोग कौन सा है? ट्रेकोमा। रोग कारक है च्लामिडिया ट्रेकोमाटिस। च्लामिडिया ट्रेकोमाटिस। इसके अंदर प्रभावित अंग ही ध्यान रखना है बस आपको, और कोई रोग कारक याद नहीं रखना है। प्रभावित अंग है आंखें। इसी प्रकार अगला रोग है आई फ्लू। इसमें भी ध्यान रखना है, प्रभावित अंग कौन सा है? आंखें। बस दोनों ध्यान रखना। ग्लूकोमा, ये ट्रेकोमा और आई फ्लू के अंदर आंखें प्रभावित होती है, ठीक है, यानी दोनों आंखों की बीमारी है। आंखों में क्या होगा? आंखें लाल हो जाएगी, सूजन आ जाएगी आंखों में, आंखों से पानी आएगा। तो ट्रेकोमा और आई फ्लू आंखों के रोग है। रेखा, रेबीज खसरा, हमें हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हिट, हिपेटाइटिस, ट्रेकोमा करके तीनों हटा दिए हमने। फ्लू, 3 प्रकार के फ्लू पढ़े हमने, आई फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। तो आई फ्लू आंखों से संबंधित बीमारी है। अगला हम पढ़ते हैं स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। तो अगला फ्लू है, यानी 3 प्रकार के फ्लू थे, आई फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। आई फ्लू आंखों की बीमारी है। स्वाइन फ्लू है वो मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, बुखार आता है, वो स्वाइन फ्लू है, उसका संक्रमण सुअर के द्वारा होता है। और बर्ड फ्लू नाक बहना, और जो बर्ड फ्लू है इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है? मुर्गियों के द्वारा होता है। और इन दोनों का जो रोग कारक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। दोनों को साथ बता रही हूं मैं क्योंकि इन दोनों का रोग कारक है ना जो लगभग थोड़ा सेम है।
रोग कारक, इसका रोग कारक है H1N1 वायरस, ध्यान रखना। और इसका जो रोग कारक है वह है H5N1 वायरस। इसका संक्रमण होता है सूअर के द्वारा, सूअर के द्वारा। और जो इसका संक्रमण होता है वह होता है मुर्गियों के द्वारा, मुर्गियों के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है बुखार प्लस गले में खराश, गले में खराश। और इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है बुखार प्लस मांसपेशी में जकड़न, मांसपेशी में जकड़न। दोनों रोगों को आपको तुलना करके पढ़ना है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। पहले आई फ्लू पढ़ लिया, उतना ही ध्यान रखना। आई फ्लू के अंदर आंखें प्रभावित। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू का रोग कारक H1N1 वायरस, बर्ड फ्लू का H5N1 वायरस। 5 पक्षी याद कर लेना, तो इसमें 5 आएगा, बाकी N1 ही है। इसके अंदर दोनों ही एक है, तो आप ध्यान रखना HN दोनों में सेम है, एक में एक है, एक में 5 एक है। तो स्वाइन फ्लू में 1 पक्षी कितने? 5 पक्षी उड़ रहे हैं। H1 हाइट पर उड़ रहे हैं, यानी H से हाइट पर 5 पक्षी उड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि H1N5 कर दो, नहीं, H5N1। तो स्वाइन फ्लू का रोग कारक H1N1 वायरस, बर्ड फ्लू का 5 पक्षी हाइट पर उड़ रहे हैं, H5N1 वायरस। संक्रमण सुअर के द्वारा, बर्ड फ्लू का संक्रमण मुर्गियों के द्वारा। इसमें बुखार आता है, गले में खराश रहती है, इसमें बुखार आता है और मांसपेशी में जकड़न आती है। तो अगला हम पढ़ते हैं, फ्लू 3 प्रकार के हो गए, आई फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। रेखा हमें हिट करके फ्लू से OH, पोलियो, एड्स और चेचक। देखिए, पोलियो है, इसका रोग कारक क्या है? इसका रोग कारक है एंटीरोवायरस। क्या है रोग कारक? एंटीरोवायरस। प्रभावित अंग इंपॉर्टेंट है, प्रभावित अंग कौन सा है? देखिए, पोलियो रोग के अंदर क्या होता है? या तो एक व्यक्ति के हाथ, एक तरफ का पैर सुन्न रह जाता है, या एक पैर कंट्रोल नहीं कर पाता है, व्यक्ति उस पर भार नहीं दे सकता, वो पैर सही से नहीं चल पाता है, हाथ में आ जाता है, पैर में हो जाता है। पोलियो जन्म से ही हो जाता है, बाद में भी हो सकता है। तो इसके अंदर हमारा जो ब्रेन है, इसका कंट्रोल हाथ पैर पर छूट जाता है। तो शरीर का कंट्रोल करने वाला तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो इसमें प्रभावित अंग हमें क्या लिखना है? तंत्रिका तंत्र। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि पोलियो रोग के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है? रोग कारक नहीं याद हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रभावित अंग पोलियो के अंदर तंत्रिका तंत्र, और पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो इसके बाद अगला रोग हम पढ़ते हैं, एड्स रोग। एड्स रोग, एक तो आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका जो रोग कारक है वो है HIV वायरस। HIV वायरस, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसको आप लिखो तो भी कहीं ह्यूमन इम्यूनो वायरस ही लिखा आता है, कभी
अगर आपके ऑप्शन में आए HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, अगर ऑप्शन में ये हो तो आपको ये करेक्ट नाम मानना है, अगर ये नहीं हो तो आप इतना कर सकते हो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब एड्स रोग के अंदर क्या होता है कि जब मैं आपको कोशिका बता रही थी WBC, याद करो मैंने WBC बताई थी आपको, एक लिम्फोसाइट प्रकार की WBC जो दो प्रकार की होती है, B और T, और उसके अंदर T के अंदर एक T हेल्पर WBC होती है। मैंने वहां लिखवाया भी था कि एड्स रोग के अंदर इसकी संख्या कम होने लगती है, क्योंकि जैसे ही HIV का वायरस शरीर में प्रवेश करता है वो सबसे पहले T हेल्पर सेल को नष्ट करना शुरू करता है, क्योंकि T हेल्पर सेल शरीर के अंदर रक्षा करने का काम करती है। अब HIV वायरस धीरे धीरे T हेल्पर सेल को नष्ट करेगा। क्या है कि शुरू के अंदर एड्स रोग होता है तो पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? कि लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे शरीर में कोशिकाएं, T हेल्पर सेल लाखों करोड़ों संख्या में। अब लाखों करोड़ों में से अगर 5, 10,000, 20,000, 50,000 कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक शरीर में कोई लक्षण प्रकट नहीं होंगे, और जब फर्क पड़ना स्टार्ट होगा, लक्षण दिखना स्टार्ट होंगे, रोग का पता लगाएंगे, तब तक वो लाइलाज बीमारी हो जाती है। यानी 75 से अधिक T हेल्पर सेल जब नष्ट हो जाएगी तब शरीर रोग का लक्षण प्रकट करने लगेगा, और जब इतनी T हेल्पर सेल कोशिकाएं नष्ट हो जाती है फिर उसका इलाज संभव नहीं है। तो एड्स रोग का प्रारंभिक पता नहीं चलता है, और जब पता चल जाए तब उसका इलाज नहीं है, इसलिए इसका इलाज क्या बताया? बचाव ही इलाज है, यानी होने के बाद इसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो रोग कारक है HIV वायरस। ये वायरस T हेल्पर कोशिका को नष्ट करता है, T हेल्पर कोशिका को नष्ट करता है। अब देखिए, जब शरीर के अंदर रक्षा करने वाली कोशिका कम हो जाएगी तो शरीर की प्रतिरक्षा इम्यून पावर घटेगी कि नहीं घटेगी? यानी जब किसी व्यक्ति के अंदर एड्स हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके अंदर एड्स के साथ ही बहुत सारी बीमारियों का आगमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनना बंद हो जाती है, शरीर रोगों से लड़ने के लिए सक्षम नहीं रहता है, बिल्कुल शरीर है वो कमजोर हो जाता है। तब हर कोई वायरस बैक्टीरिया अंदर आएगा, रोग ही रोग प्रकट करेगा, यानी फिर व्यक्ति का शरीर रोगों का घर बन जाता है, यानी एड्स के साथ अन्य रोग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यह वायरस T हेल्पर कोशिका को नष्ट कर देता है, और इसका लक्षण क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना, प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना। अब एड्स रोग का संक्रमण किस प्रकार होगा? एड्स रोग का संक्रमण के दो मुख्य कारण है, या तो संक्रमित व्यक्ति का ब्लड अपने शरीर में आ जाए, यानी किसी व्यक्ति को एड्स हो रखा है और व्यक्ति के किसी का कोई ऑपरेशन किया या कोई इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर उस समय अगर गलती कर दे, जो सुई होती है संक्रमित सुई का वो वापस यूज कर ले, कोई टीका लगा रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, उस टाइम अगर संक्रमित व्यक्ति के लगाए हुए सिरिंज का यूज कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति का ब्लड से वायरस इस स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में आ जाता है, तो एड्स रोग का संक्रमण हो जाता है, यानी दूषित रक्त से। और दूसरा कारण है असुरक्षित यौन संपर्क से, असुरक्षित यौन संपर्क से, क्योंकि जो ये HIV का वायरस है ये शरीर के लिक्विड पार्ट के अंदर पाया जाता है, और शरीर के लिक्विड पार्ट अगर व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे तो एड्स रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस रोग का संक्रमण या तो ब्लड कांटेक्ट में आया उसकी वजह से, या शरीर का कोई लिक्विड पार्ट आ गया, तो असुरक्षित यौन संपर्क से भी ये जो एड्स हो जाता है। आप टीवी में एड भी देखते हो कि हाथ मिलाने से, पास बैठने से एड्स नहीं फैलता है, क्योंकि एड्स तभी फैलेगा जब शरीर के तरल पदार्थ आपस में संपर्क में आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स रोग का पता लगाने के लिए जो जांच की जाती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। नोट करो इसको आप।
ये एक बड़ा रोग है और इसके हर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए सब के सब इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। अगले दो रोग आते हैं चेचक और छोटी माता। चेचक और छोटी माता, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, और इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। इसका रोग कारक है वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस, और इसका रोग कारक है वेरिसोला वायरस, इसका रोग कारक है वेरिसोला वायरस। और ध्यान रखना दोनों रोगों के अंदर त्वचा संक्रमित होती है, त्वचा संक्रमित, दोनों रोगों के अंदर क्या होगा, त्वचा संक्रमित होगी, त्वचा पर लाल लाल दाने आ जाते हैं, सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं उनको, ओरी बोलते हैं, आंकड़ा काकड़ा अचबड़ा ऐसे कुछ नाम लेते हैं। तो ये वही है चेचक और छोटी माता, इसका वेरियोला वायरस और इसका वेरिसोला वायरस, नोट करो आप। अगला रोग है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार एक तो इसका रोग कारक है अरबू वायरस, नाम ही है ये, संख्या में अरब नहीं है, इसका नाम है अरबू वायरस। देखिए डेंगू रोग हो जाता है क्या होता है, इस वायरस का संक्रमण होते ही एडीज मच्छर के द्वारा इसका संक्रमण होता है। मच्छर ध्यान रखना, एडीज मच्छर, जैसे आगे हम मलेरिया के अंदर पढ़ेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर, उसी प्रकार यहाँ पर संक्रमण करने वाला मच्छर कौन सा है, एडीज मच्छर। अब इस मच्छर के द्वारा इस वायरस को जब शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है कि व्यक्ति को बुखार आता है और जॉइंट्स के अंदर हड्डियों में बहुत तेज दर्द होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, क्या कहेंगे, हड्डी तोड़ बुखार। किसको, डेंगू को। लक्षण क्या है, लक्षण है बुखार प्लस हड्डी में दर्द या शरीर में दर्द, और इसमें क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। मैंने बताया था आपको जब रक्त पढ़ा रहे थे कि प्लेटलेट्स रक्त को गाढ़ा करने का काम करती है, और जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी तो रक्त है वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेंगू बुखार हमने कहाँ तक पढ़ लिए, रेखा, रेबीज, खसरा, हमें हर्पीज, मेनिनजाइटिस, हमें हिट, हिपेटाइटिस, ट्रेकोमा, करके से कुछ नहीं था, फ्लू तीनों प्रकार के पढ़ लिए, आई फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, रेखा हमें हिट करके फ्लू से, पोएचे, पोलियो, एड्स, चेचक पढ़ लिया, छोड़, छोटी माता, डेंगू गई। अगला है गलसुआ और इन्फ्लुएंजा, तो दो रोग पढ़ते आगे, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा वायरस। ये जो गलसुआ है ना, इसके अंदर आपको एक लाइन याद रखनी है, इसके अंदर पेरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाना, पेरोटिड लार ग्रंथि प्रभावित। आगे हम जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, सबसे बड़ी कान के पास होती है, दोनों साइड एक एक, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जिसका नाम है पेरोटिड लार ग्रंथि, एक एक जबड़ों के दोनों तरफ होती है एक जोड़ी यानी सब मैक्सिलरी, और एक जोड़ी यानी 2 संख्या में जीभ के नीचे होती है जिसका नाम है सबलिंगुअल। तो ये जो सबसे बड़ी पेरोटिड लार ग्रंथि है, इसमें गलसुआ वायरस का इंफेक्शन होने से इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है और यहाँ से अपने मुंह बड़ा बड़ा दिखने लगता है। बस इतना ही ध्यान रखना, गलसुआ के अंदर प्रभावित अंग कौन सा है, पेरोटिड लार ग्रंथि। अगला है इन्फ्लुएंजा, जैसा नाम है वैसा ही वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसमें क्या ध्यान रखना है,
एक प्रकार का जुकाम, एक प्रकार का जुकाम। और एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि सबसे संक्रामक रोग कौन सा है? सामान्य जुकाम, यानी सामान्य जुकाम सर्वाधिक संक्रामक रोग है, सर्वाधिक संक्रामक रोग है। ठीक है ना? यानी मेरे को जुकाम लगा हुआ है, मैं इस मार्कर का यूज कर रही हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा इस मार्कर का यूज करेगा तो उसके अंदर जुकाम का असर आ जाएगा। इतना जल्दी कांटेक्ट में आने से संक्रामक रोग फैलता है, कौन सा? सामान्य जुकाम। तो ये हमने सारे रोग पढ़ लिए विषाणु जनित, और इसके साथ ही आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोटोजुआ जनित रोगों के साथ, हेलमिंथी जनित रोगों के साथ और कवक वाले रोगों के साथ। इस प्रकार हमारे सारे संक्रामक रोग हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोगों को, और जितने भी सिंड्रोम है, गुणसूत्रीय विकार है, आनुवांशिक विकार है, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो मानव डिजीज वाला रोग ये जो चैप्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम में आने वाली चीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।